मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है भारत में प्रशासन का विकास या भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दो चीज़ों में हम डिफरेंस समझ लें। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये लोक प्रशासन के एवोल्यूशन से डिफरेंट है। जहाँ लोक प्रशासन का उद्भव अमेरिका में 1887 में हुआ और लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन कहे जाते हैं, वहीं हमारा आज का विषय भारतीय प्रशासन का उद्भव है, अर्थात विभिन्न कालों से होते हुए वर्तमान स्वरूप तक भारतीय प्रशासन किस प्रकार पहुंचा, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो वैदिक काल या प्राचीन काल से लेकर आज भी भारतीय प्रशासन में विद्यमान है, और प्राचीन काल, मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल से होता हुआ वर्तमान स्वरूप में पहुंचते हुए किन किन विशेषताओं को उसने अपने में समाहित किया है, किन विशेषताओं में परिवर्तन किया है, इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। यह हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था चाहे राजशाही तानाशाही तंत्र पर आधारित हो या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार हो, राज्य का कर्तव्य जन कल्याण ही होता है। अर्थात या प्रशासन का स्वरूप चाहे ऑटोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक हो, लोक कल्याण या वेलफेयर ऑफ द पीपल उसका अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव ही है। आधुनिक लोकतांत्रिक एवं जन कल्याणकारी राज्यों के प्रवर्तन से बहुत पहले ही मानव कल्याण का विकास इस बात की पुष्टि करता है कि शासकों ने जन सुरक्षा, संरक्षा तथा कल्याण के निमित्त सार्थक कानूनों एवं नीतियों को व्यावहारिक स्तर पर कार्यान्वित कराने का कार्य किया। अर्थात राज्य का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो, राज्य सदैव दो कार्य आवश्यक रूप से करता है। पहला नियामकीय कार्य अर्थात मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और दूसरा जन कल्याण अर्थात किस प्रकार से जनता को सुविधाएं पहुंचाई जाए। भारतीय प्रशासन के विकास को हम विभिन्न कालों के माध्यम से देखेंगे, और इसे मोटे तौर पर हमने 4 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन काल, मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल। यदि हम प्राचीन काल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि ईसा से 4-5 हजार वर्ष पूर्व सभ्य मानव समाज, परिवार, कबीले तथा शासन करने जैसी अवधारणाओं से परिचित हो चुका था। आग, पहिए तथा भाषा लिपि के आविष्कारों ने मानव जीवन को नई दिशा प्रदान की। मेसोपोटामिया, चीन, सुमेर, मिस्र तथा सिंधु घाटी की सभ्यताएं लगभग 3500 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व अस्तित्व में आईं, और पश्चिमी भारत में सिंधु घाटी के आसपास पल्लवित हुई मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक चरणों से ही सुसंगठित प्रशासन का महत्व समझा जा चुका था। अर्थात किसी भी राज्य को यदि अपने कार्य सफलतापूर्वक संचालित करने हैं
तो सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े कबीले थे तथा एक राजा के अधीन एक या एक से अधिक कबीले होते थे। राजा का पद नैतिकता से परिपूर्ण था तथा राजगद्दी संभालते समय राजा शपथ लेता था, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। यदि मैं जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरा और मेरे वंश का नाश हो जाए। राजा को उसके शासन कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु एक सभा होती थी, जिसमें पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था। ग्रामीण हितों का रक्षक तथा गांवों के निवासियों का प्रतिनिधि ग्रामीण कहलाता था, जो राजा को यथावश्यक परामर्श प्रदान करता था एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार राजा के द्वारा सभा के सदस्यों के परामर्श से की जाती थी। अर्थात जिस प्रकार वर्तमान में शासन का प्रधान अपनी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी राजा कार्य करता था। राजा अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करने लगा और राजा की सहायता करने हेतु सभा और मंत्रिपरिषद अर्थात आज की तरह कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु गांवों के समूह बना दिए जाते थे, जो आज की तहसील व जिलों की तरह कार्यरत थे और सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। हम जानते हैं भारतीय शासन और प्रशासनिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमने शहरी व स्थानीय प्रशासन दो भागों में स्थानीय व्यवस्था को बांटा है और यह सिद्धांत पर कार्य करती है कि द डिग्री ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन is an indication of democratic way of life और डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण के माध्यम से निर्णय के स्तरों को अर्थात निर्णय की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर ले जाया गया है। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इस काल के प्रमुख शासक बिंदुसार और अशोक रहे हैं। इस काल को एक नई दिशा देने और आगे बढ़ाने में कौटिल्य का योगदान निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट या राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ग्रंथ लिखा था, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य का स्वयं का कहना है, मनुष्य जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं दोनों ही अर्थ है। अतः अर्थशास्त्र जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने राजा के गुण, कार्य और उसके मंत्री परिषद का वर्णन विस्तृत रूप में किया है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार अकेला पहिया नहीं चल सकता, उसी प्रकार सरकार भी एक व्यक्ति से नहीं चलाई जा सकती। अतः राजा को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की नियुक्ति विभिन्न आधारों पर करता है, उसी प्रकार उस काल में भी योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। लोक कल्याण, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, कर्मचारी तंत्र, आय व्यय, दंड तथा न्याय इत्यादि पर
अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप में लिखा गया है। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों, राजदूतों, सेनापतियों तथा कोतवाल इत्यादि को स्वयं विवेक से निर्णय लेने के लिए सत्ता का प्रत्यायोजन करे। अर्थात सत्ता का प्रत्यायोजन लोक प्रशासन का एक अत्यंत ही प्रचलित सिद्धांत है, जिसमें पद सोपान के शीर्ष पर अधिकारी अपनी कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्य स्तरों पर कर देता है, ताकि वह अपना फोकस संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों पर कर सके तथा जिन्हें शक्तियों या सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है उन्हें स्वयं विवेक से निर्णय लेने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने कानून को दो भागों में विभक्त किया, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। इसी प्रकार राज्य की आय को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ आर्थिक नीति का पक्ष लेते हुए अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को अपनाने पर बल दिया। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें महत्वपूर्ण उद्योग राजा के अधीन और सामान्य उद्योग निजी हाथों में होंगे। वर्तमान में भी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें लोक उद्यम और निजी उद्यम मिलकर कार्य करते हैं। मौर्य काल में राजा की रक्षा के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया और कूटनीति तथा जासूसी को राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि वह मंडल सिद्धांत के अनुसार कार्य करे, शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बनाए। मौर्य काल में भी राज्य सेवा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए मौर्य काल में कार्मिकों हेतु पुरस्कार एवं दंड दोनों नीतियां प्रवर्तित की गई थी। अर्थात वे कर्मचारी जो अपना कार्य ईमानदारी के साथ करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा जो अपना कार्य करते समय भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। साथ ही कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए 7 प्रकृति अर्थात स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, दुर्ग अर्थात किला, कोष यानी वित्त, दंड अर्थात सेना तथा मित्र को सम्मिलित किया गया है और संयुक्त रूप से इसका पालन किया जाना आवश्यक है। राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पद गठित किए गए और उन पदों पर नियुक्तियां की जाती थीं। प्रमुख अधिकारियों को संबंधित विभाग का नियंत्रण, निर्देशन तथा विकास का कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत किया जाता था। प्रत्येक विभाग में अन्य अधीनस्थ कार्मिक आवश्यकता अनुसार भर्ती किए जाते थे। शास्त्रों के जानकार या शिक्षित तथा शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति को ही राजा सेवा में प्रवेश देता था। अर्थात उस समय भी सेवा योग्यता पर आधारित थी, यानी जो कैपेबल होगा, जो कॉम्पिटेंट होगा या जो एबल होगा उसी का एक विशिष्ट पद पर चयन होता था। कौटिल्य ने राजा को निर्दिष्ट किया कि वह बहुत खर्चीला, अति कंजूस या परदेशी व्यक्ति को राज्य सेवा में नहीं लेगा तथा समुचित वेतन के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का उपाय भी कौटिल्य ने सुझाया। अर्थात एक व्यक्ति को समुचित वेतन दिया जाए
ताकि वह भ्रष्टाचार को न अपनाए। फेयोल ने भी रेम्यूनरेशन की बात कही है, पारिश्रमिक की बात कही है, और न्यू क्लासिकल थिंकर चेस्टर बर्नार्ड ने भी कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम की बात कही है, अर्थात संगठन में व्यक्ति जितना अपना योगदान देता है उसके बदले में उसे उतना वेतन मिलना चाहिए ताकि वह संगठन में बना रहे तथा ईमानदारी के साथ कार्य करे। कुशल तथा प्रतिबद्ध कार्मिकों को उच्च पदों या अधिक वेतन भी दिया जाता था। कार्मिक कुशल तथा प्रतिबद्ध थे, यानी अपने कार्य को बहुत एफिशिएंटली करते थे तथा जो उन्हें कार्य दिया जाता था उस कार्य के प्रति निष्ठावान रहकर कार्य करते थे। और वर्तमान में भी भारतीय नौकरशाही का या लोक सेवा का एक प्रमुख लक्षण है प्रतिबद्धता। यदि हम सारांशतः मौर्यकालीन भारतीय प्रशासन की विशेषताओं को देखें तो एक लिस्ट के रूप में यहाँ दिखाया गया है। आइए हम एक एक बिंदु पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी था, अर्थात राजा और उसका पूरा प्रशासन जनता के भले के लिए कार्य करता था। सुदृढ़ विदेश नीति। एक राजा तभी सफल होता है जब उसकी विदेश नीति अत्यंत सुदृढ़ हो, अर्थात मित्र राष्ट्र को बढ़ावा दे और शत्रु राष्ट्रों पर से सावधान रहे। विशाल कार्मिक तंत्र तथा प्रभावी नीति। शासन के कार्यों को संपादित करने के लिए कार्मिक तंत्र विशाल था और प्रभावी प्रशासनिक नीति के अधीन वे कार्य करते थे। इन कार्मिकों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। संगठनात्मक कुशलता, विकास तथा कार्यकुशलता। वर्तमान में भी लोक प्रशासन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संगठन का विकास अर्थात धीरे धीरे संगठन में अनेक सुधार किए जाएं ताकि वह विकास की ओर अग्रसर हो। और कार्यकुशलता यानी प्रशासन अपने लक्ष्यों को एक निश्चित टाइम फ्रेम में प्राप्त करे, कम समय में कम धन में उन उद्देश्यों की यदि प्राप्ति करता है तो वह कार्यकुशल प्रशासन है। सत्ता का प्रत्यायोजन। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थों को सत्ता प्रत्यायोजित करनी चाहिए ताकि वे संगठन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें तथा इससे बिल्डिंग अप ऑफ सबऑर्डिनेट्स अर्थात अधीनस्थों का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इसमें भी हमें सहायता मिलती है। विकेंद्रीकरण अर्थात जहां आवश्यक हो वहीं सत्ता को केंद्रीकृत रखा जाए, अन्यथा सत्ता को विकेंद्रित किया जाए ताकि शासन के या प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति अपने आप को प्रशासन से जुड़ा हुआ पाए तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संचार तथा समन्वय, ये भी प्रशासन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अर्थात संचार सूचनाओं का आदान प्रदान और समन्वय अर्थात संगठन में कार्यरत विभिन्न इकाइयों तथा व्यक्तियों के बीच इस प्रकार तालमेल बनाए रखा जाए ताकि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग की संभावनाएं कम से कम हो। मिश्रित एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करेंगे। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल और वर्तमान में भारतीय प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता है और इसके 3 सेलिएंट फीचर्स हैं। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ विल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल,
एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। और अंत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। यहाँ इस स्लाइड में मौर्य शासन की व्यवस्था के बारे में कुछ और वर्णन दिया गया है। आप इसे पढ़ें और आगे के काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल पर हम चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।